भारत की एक लड़की ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद विदेश में जाकर नौकरी करने का सपना देखती है और उसका सपना पूरा भी हो जाता है। वह विदेश चली भी जाती है, लेकिन विदेश में रहते हुए उससे एक गलती हो जाती है और उस गलती के लिए उसे सजाए मौत का फरमान सुनाया जाता है। और आपको बता दें कि जहां मौत की सज़ा सुनाई गए व्यक्ति को उसे पीठ पे गोली मारी जाती है और पीठ पे भी उस जगह गोली मारी जाती है जहां पे दिल होता है। उस देश का नाम है यमन। निचली अदालत ने सजाए मौत का हुक्म तो सुना दिया, लेकिन वह उच्च अदालत की दरवाज़ा खटखटाती है और अपील भी करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कुछ मजबूरी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील को खारिज कर देता है। फिर उस लड़की के पास महज एक रास्ता बचता है और वो रास्ता है राष्ट्रपति के दर पर जाकर दया की अपील करना। वह जाती भी है, लेकिन राष्ट्रपति को भी उस लड़की पर कोई दया नहीं आती है। आखिरकार राष्ट्रपति भी उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यमन के प्रेसिडेंट की माफ़ी न देने की सूरत में जिसे सजाए मौत मिली हो, अगले 30 दिन के अंदर अंदर सजाए मौत दे दी जाती है। तो निमिषा प्रिया के पास इस वक्त सिर्फ 30 दिन से भी कुछ कम ही वक्त बचे थे। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो 31 जनवरी 2025 तक उस लड़की को फांसी की सज़ा हो सकती है। हालांकि भारत सरकार ने दावा किया है कि उस लड़की की हम मदद करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उसको बचाने की कोशिश करेंगे। यदि भारत सरकार उसको बचा नहीं पाई तो उस लड़की को इस बार हर हाल में फांसी की सज़ा हो सकती है। आखिरकार उसने क्या ऐसी गलती की थी जिसके लिए उसे सजाए मौत मिल रहा है? तो चलिए इस वीडियो में हम उसके तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। यह सच्ची घटना है भारत के राज्य केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर दूर जिला पलक्कड़ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जिसने 2008 में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह यहीं आसपास किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करना शुरू कर देती है। और अब वक्त आ जाता है 2011 में उसकी शादी हो जाती है टॉमी थॉमस के साथ। शादी के बाद 2011 में नर्स की नौकरी के तौर पर निमिषा प्रिया को एक ऑफर आया यमन से। उसे लगा कि बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो निमिषा ने यमन जाने का फैसला लिया। थॉमस उसे बहुत प्यार करते थे। उसने कहा, चलो तुम्हारी कैरियर के लिए मैं भी वहाँ चलता हूँ, मैं भी कुछ कर लूँगा। तब तक 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो निमिषा अपने दोनों बच्चों और पति के साथ 2011 में अमन पहुँच जाती। वहाँ जाकर जिस निजी अस्पताल से उसे नर्स की नौकरी का ऑफ़र मिला था, वहाँ वो जाकर ज्वाइन करती है। धीरे धीरे उसका काम ठीक चल रहा था। फिर इस बीच वो कई नौकरियाँ बदलती है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना कमा नहीं पा रहे थे। तो फिर हस्बैंड वाइफ से मिलकर यह फैसला किया कि थॉमस फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए इंडिया चला जाएगा और बाद में निमिषा वापस लौट आएगी। फिर यह लोग केरल में ही अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। इस फैसले के बाद 2014 में थॉमस अपने बच्चों के साथ केरल वापस लौट आए। अब निमिषा यमन में अकेले रह गई। इसी दौरान निमिषा ने कहा कि नौकरी करके बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है और उसे नर्सिंग की बहुत अच्छी जानकारी थी। तो उसे लगा कि अगर एक छोटा मोटा कोई क्लिनिक वगैरह खोल लेते हैं तो शायद फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। जिस अस्पताल में वो काम करती थी वहाँ पर एक यमन नागरिक था जिसका नाम था हन्नान। वह भी वहीं काम करता था और निमिषा के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। निमिषा ने हन्नान से बोला कि क्यों ना, हमारे पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है और हम लोग इसी प्रोफाइल के हैं, तो क्यों ना हम लोग एक छोटा मोटा बिजनेस खोल लेते हैं, कुछ छोटा मोटा क्लिनिक कर लेते हैं। हन्नान कहता है आइडिया तो बहुत अच्छा है। कहता है हम लोग दोनों पार्टनरशिप पे ये कर लेते हैं। हन्नान इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। हन्नान पैसे लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब हन्नान जो है वो वहाँ का नागरिक होता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है बिजनेस और कोई भी क्लिनिक खोलने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन यमन का एक कानून जो निमिषा को आड़े आ रही थी, और वो कानून था कि यदि कोई भी बिजनेस आप करते हैं, चाहे वो मॉल का हो, शॉप का हो, हॉस्पिटल का हो, क्लिनिक का हो, कुछ भी आप करते हैं, तो आपका जो है मालिकाना हक उसी को मिलेगा जो यमन का नागरिक होता है। अब इसके लिए वो परेशानी में हो जाते हैं। अब इसके लिए करे तो क्या करें?
तो हन्नान को एक आइडिया आया और वो आइडिया निमिषा को बताते हैं। और वो आइडिया ये आता है कि क्यों न तुम पेपर पर, सिर्फ और सिर्फ पेपर पर, यहाँ के किसी नागरिक की वाइफ बन जाओ। यदि तुम यहाँ की नागरिक बन जाती हो, यहाँ की नागरिक के किसी की पत्नी, पेपर पे किसी की पत्नी बन जाती हो, तो तुम्हें जो है यहाँ बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। निमिषा हन्नान के आइडिया को थॉमस को बताता है। थॉमस भी थोड़ी देर सोचता है कि क्या करें ना करें, लेकिन उसके दिमाग में भी आइडिया आता है। और इत्तेफाक से जब वो वहाँ रह रहा था, जब यमन में था, तो उसका एक दोस्त बन जाता है जो कि यमन का ही नागरिक था और उसका नाम होता है तलत मेहंदी। अब वो तलत मेहंदी से बात करता है कि हमारी वाइफ जो है वहाँ पे बिजनेस करना चाहती है और बिजनेस के लिए उसे जो है यमन का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यमन का कानून है। थॉमस तलत मेहंदी से कहता है कि क्यों ना तुम मेरी वाइफ का हस्बैंड बन जाओ पेपर पे, जिससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और फिर तलत मेहंदी इसके लिए रेडी भी हो जाता है, तैयार भी हो जाता है। लेकिन उसने कहता है एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मुझे पैसे चाहिए होंगे, कुछ पैसे चाहिए होंगे, और साथ ही साथ जो बिजनेस चलेगा उससे भी कुछ परसेंटेज, उसका भी छोटा मोटा रकम जो है वो मुझे चाहिए होगा। थॉमस निमिषा से बात करता है और निमिषा और थॉमस दोनों तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद ये क्लिनिक खुल जाता है। अब जब ये क्लिनिक अच्छे स्पीड से चल रहा था, रन अच्छा कर रहा था, तलत को यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है कि ये बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब यहाँ से उसके मन में लालच स्टार्ट हो जाता है और लालच के वजह से वो कहता है कि अब मुझे पैसे और चाहिए। थॉमस और निमिषा दोनों इस बात को मान लेते हैं और पैसे भी उसे बढ़ा कर दिया जा रहा था। अब ऐसे ही बिजनेस चलता रहता है। लेकिन अब इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आए। अब तक मेहंदी जो कागज़ पर निमिषा का हस्बैंड था, अब वह उसे सचमुच में हस्बैंड की तरह बर्ताव करने लगता है। और निमिषा को यह बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि वह उसके हस्बैंड का दोस्त है। लेकिन तलत हर जगह जाकर उसे बताता था कि यह मेरी रियल वाइफ है। अब वह इस हस्बैंड होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने की पूरी कोशिश करने लगा। निमिषा को यह बात अजीब लगी। उसने अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने कहा कि मैं समझाता हूँ। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, तभी 2016 आ जाता है। अब तक लगभग 1.5 साल बीत चुके थे क्लिनिक खोले हुए। अब यमन में गृह युद्ध छिड़ जाता है। अब गृह युद्ध छिड़ने के कारण वहाँ हालात जो है, मारपीट, काटाकाटी, बहुत कुछ होने लगता है। अब यहाँ पे जो है ट्रैवल बैंड हो जाता है, मतलब किसी देश से वहाँ जाना या वहाँ से किसी देश में वापस आना बैंड हो जाता है। इंडिया में भी ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि कोई भी यमन नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। अब निमिषा जो है यमन में, वह आना भी चाहती है तो वापस नहीं आ सकती है। यहाँ केरल में थॉमस, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन चुके थे। इस दौरान निमिषा का धंधा भी जो है, बिजनेस भी जो है, थोड़ा स्लो हो गया था। जितना चल रहा था वो चल नहीं पा रहा था। और साथ ही साथ वह मेहंदी से काफ़ी परेशान भी हो गई थी। वह चाहती थी कि यमन छोड़ करके केरल पहुंच जाए, लेकिन दिक्कत ये थी कि पासपोर्ट जो है वो मेहंदी के पास ही रखा हुआ था। उसने कई बार उससे मांगा, गिड़गिड़ाया, कहा कि पासपोर्ट मुझे दे दो, मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। मेहंदी पासपोर्ट देने को तैयार नहीं, उसने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। उधर वो लगातार उसको अपनी असली वाइफ समझकर उस पर हक जताना शुरू कर दिया था। एक बार कुछ ऐसे ही उसने हरकत की। निमिषा को गुस्सा आया, उसने उसे पीटा भी, उसने पलट करके हाथापाई भी किया। निमिषा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जाकर उसने रिपोर्ट लिखा दी। औरतों के खिलाफ अगर कोई जुल्म करे यमन में तो सख्त कानून है। और उसने अपने ही नागरिक तलत मेहंदी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसे जेल भेज दिया। कुछ महीने तक उस जेल में भी रहा और जेल से जब बाहर आया, फिर निमिषा कोशिश करती है, कहती है कि मेरा पासपोर्ट वापस दे दो। मेहंदी अब लेकिन बदला लेने के मूड में था। निमिषा ने हन्नान से बात की कि पासपोर्ट यदि मुझे मिल जाए तो मैं अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के पास केरल लौट जाऊंगी। तो हन्नान ने आइडिया फिर दिया। वो कहा कि उससे पासपोर्ट हम लोग ले सकते हैं, यूँ कह लो कि चुरा सकते हैं। उसके घर जा कर के पासपोर्ट चुरा सकते हैं, लेकिन चुराएंगे भी तो कैसे? मेहंदी भी उसी घर में रहेगा, मुश्किल बहुत है। इसी दौरान मेहंदी जो है बीमार पड़ रहा था, लगभग वो बीमार था। अब उसे लगा कि ये जो है मौका बहुत अच्छा है। निमिषा खुद जो है क्लिनिक करती थी, उसे इंजेक्शन वगैरह देने का अच्छा एक्सपीरियंस था।
उसने सोचा कि क्यों ना उसके पास चलते हैं और जा कर के जब हाय हेलो करेंगे तो उस स्थिति में वो बोलेगा कि कुछ इंजेक्शन वगैरह या मेडिसिन वगैरह देने की, तो वो मेडिसिन और दवाइयाँ देगा। और ऐसा ही होता है। वो पहुंचते हैं दोनों, और पहुंचने के बाद मेहंदी कहता है कि इंजेक्शन जो रेगुलर डोज होता है, वो रेगुलर डोज के अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके हिसाब से उसे इंजेक्शन की डिमांड करता है कि वो इंजेक्शन तुम मुझे दो, अब क्यों दूसरे किसी को बुलाऊं। और वो जो है इंजेक्शन दे देते। लेकिन उसके साथ ही उन लोगों ने यह भी प्लान करके रखा था कि मेहंदी को एक डोज देंगे, थोड़े सोने की डोज देंगे। अब निमिषा नींद के इंजेक्शन मेहंदी को दे देता है, मेहंदी सो जाता है, सोता है। ये लोग दोनों, हन्नान और निमिषा, दोनों पासपोर्ट ढूंढते हैं। पासपोर्ट ढूंढने के बाद पासपोर्ट मिल जाता है, मिलने के बाद वो ले करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो गई जो कि पूरी कहानी को पलट दिया। जो निमिषा इंजेक्शन दिया था, बेहोशी वाली जो इंजेक्शन दिया था, आपको बता दें कि यदि बेहोशी की दवा का डोज यदि ज़्यादा पड़ जाए तो फिर वो इंसान मर ही जाता है। कहने का मतलब है कि डोज जो है वो एक लिमिट होता है, एक रेंज होता है, उस रेंज के अकॉर्डिंगली दिया जाता है, एक मात्रा होती है। लेकिन यहाँ पे मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। कभी जगता ही नहीं है मेहंदी, उस नींद से कभी खुलता ही नहीं है। और जब मेहंदी जगता नहीं है तो बातें फैल जाती है, और बातें फैलने के बाद पुलिस कंप्लेंट होता है। सीसीटीवी कैमरे और सारे सबूतों से ये पता चल जाता है कि ये लोग दो जो हैं वो ही कातिल हो सकते हैं इसके। पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करके उससे पूछताछ शुरू करना से। अब ये लोग चूंकि थे नहीं, क्रिमिनल थे नहीं, मानसिक रूप से ये लोग प्लान करके नहीं गए थे कि उसे मारना है। ये लोग दोनों, हन्नान और निमिषा, दोनों ही पूरी पूरी बातें बता देते हैं, जो भी सच्चाई होता है वो बता देते हैं। वो बताते हैं कि मैं जो है इन्हें इंजेक्शन दिया था, बेहोशी की इंजेक्शन दिया था, और देने के लिए वो प्लान मेरा जो था वो प्लान था कि यदि ये बेहोश रहेगा तो मेरा पासपोर्ट इसके पास है, ये जो कि देने को तैयार नहीं था और ये मुझसे मिसबिहेव करता था, वो अपने पत्नी की तरह मुझे ट्रीट करता था। लेकिन एक्चुअल में मैं पत्नी था नहीं, पेपर पे सिर्फ पत्नी था, और मैंने बिजनेस के लिए ही ये सारे प्लानिंग किए थे। अब इसकी कोई नहीं सुनता। हन्नान वहाँ का नागरिक था, उसे जो है उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। और निमिषा को लोअर कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इसे सजाए मौत मिलेगी। अब जब 2020 में लोअर कोर्ट ने सजाए मौत की फरमान सुना दिया था, इस बात को सुनकर मतलब घर वाले, निमिषा के केरल में जो रहने वाले थे सारे फैमिली, वो काफ़ी परेशान थे। माँ बाप परेशान थे, बच्चे परेशान थे। अब जाना चाहते थे वहाँ, लेकिन सिविल वार के कारण कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। इसके बाद यह मामला पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट, यमन की सबसे बड़ी अदालत में। 3 साल बाद लोअर कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और उसने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। निमिषा और हन्नान की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उनके हिसाब से इन दोनों ने जानबूझकर उसका कत्ल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत सुना दी। अब आखिरी रास्ता बच गया था प्रेसिडेंट के पास जाना। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो इधर उनके माता पिता केरल में एक अभियान चलाया, सेव निमिषा या सेव प्रिया करके एक मूवमेंट चलाया। और वही मूवमेंट चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। फिर यह था कि ट्रैवल पर रोक थे, कोई आ जा नहीं सकता था। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग थी। कम से कम फैमिली के किसी एक मेंबर को निमिषा के पास भेजा जाए, और फिर उसकी माँ को भेजा जाता है। और इसी साल के शुरू में जनवरी के महीने में निमिषा की माँ यमन जाती है, और वहाँ जाकर तमाम फरियादें करती है। मेहंदी की फैमिली वालों के आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है। मेहंदी की वाइफ से के आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। माँ लौट आती है। अब इंतज़ार था कि प्रेसिडेंट्स के पास मर्सी पिटीशन गया हुआ है, माफ़ीनामा जो गया हुआ है, माफ़ी दे दें तो बहुत अच्छा। शायद उम्मीद थी कि माफ़ी मिल जाए। इधर फैमिली लगातार भारत सरकार से कह रही थी और पहल कर रही थी कि प्रेसिडेंट से बात करें। लेकिन यह सारी चीज़ें होने के बावजूद 2024 खत्म होने से जस्ट पहले एक खबर आई यमन से कि यमन के प्रेसिडेंट रशद अल अमीनी ने निमिषा को माफ़ी देने से इनकार कर दिया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि निमिषा को सजाए मौत दी जाएगी, और ऐसी चीज़ किसी भी परिवार को तोड़ कर रख देती है। पूरा परिवार सदमे में। एक बार फिर भारत सरकार से अपील कर रहा है,
और भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि यमन की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा मीडिया में आकर कहा कि निमिषा को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन रास्ते कौन से बचे हैं? अब रास्ता सिर्फ एक ही बचा था। यमन सजाए मौत को लेकर बहुत कट्टर देशों में से एक माना जाता है। वहाँ नाबालिग यानी बच्चों तक को भी सजाए मौत दी जाती है। और यमन में सजाए मौत देने के बाद जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके हिसाब से वहाँ के कानून से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सज़ा मिलेगी। और उसकी ज़िंदगी अगर कोई बचा सकती है या बख्श सकती है तो वह एक ही महिला है, और वह महिला कोई और नहीं, तलत मेहंदी की वाइफ खुद। यदि तलत मेहंदी की वाइफ इस माफ़ीनामा को कबूल कर ले, माफ़ी कर दे, तो शायद निमिषा की जान बच सकती है। और उसके लिए शर्त क्या है? क्या शर्त हो सकता है? तो इसके लिए 2 शर्त हैं कि या तो उसकी वाइफ ये कह दे कि चलो ठीक है तुमको माफ़ किया, तो अच्छी बात है। और ये दूसरा एक ऑप्शन आता है कि ब्लड मनी। ब्लड मनी का एक रिवाज बहुत काफ़ी पुराना चलता आ रहा है, खास करके यूएई में और अरब देशों में। ब्लड मनी में आप यदि फैमिली वाले या उसकी वाइफ या उसकी कोई भी फैमिली मेम्बर जो कि उनके लिए उनका दायित्व जो बनता है, वो यदि कह दे कि हमें इतना रकम चाहिए और ये रकम यदि पूरा कर देते हो तो हम तुम्हें माफ़ीनामा दे दें। लेकिन यदि ये ब्लड मनी वाली बात सही है तो लोगों ने जो एनजीओ थे, जो मूवमेंट चला रहे थे, सेव प्रिया सेव निमिषा, लोगों का कहना है कि चाहे जितना भी पैसा डिमांड किया जाएगा, हम लोग उसके लिए पूरी कोशिश करके निमिषा को बचाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ भारत सरकार से भी कुछ मदद करने की उम्मीद जता रहे हैं कि भारत सरकार भी इसमें कुछ मदद करेगा। बात वही आती है कि क्या तलत मेहंदी की वाइफ इस बात के लिए मानेगी? और यदि मान जाती है और पैसे के लिए भी तैयारी हो जाती है तो तलत मेहंदी की वाइफ जो है वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट में पैसे जमा किए जाएंगे, और जमा करने के बाद वहाँ पे बाकायदा बयान दिया जाएगा कि मैं इसे माफ़ी देती हूँ। जज के सामने इसकी माफ़ीनामा को एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा, और कबूल करने के बाद उसे माफ़ी दे दिया जाएगा। ये हम सब की यही दुआ है कि हमारी निमिषा प्रिया की जान बच जाए और वो वापस अपने बच्चे और पति के पास लौट आए, क्योंकि अगर यह कहानी सच है तो फिर यह कत्ल नहीं एक हादसा माना जा सकता है। दुआ कीजिए कि निमिषा सही सलामत अपने वतन, अपना देश वापस आ जाए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।